भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत चीन में क्यों? हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश को देवों के देव महादेव भोले शंकर का निवास स्थल माना जाता है, लेकिन हर साल सैकड़ों लोगों को कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन का वीजा लेना पड़ता है। मान्यता है कि जो भी कैलाश आकर भगवान शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। वैसे में अब सवाल उठता है कि जब भगवान शिव को मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले भारत में हैं, तो उन्होंने चीन में रहना क्यों पसंद किया? भगवान शिव ने चीन में रहना क्यों पसंद किया, वो भी ऐसा देश जो हमारा दुश्मन। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई कैलाश पर्वत चढ़ नहीं पाया। जिन लोगों ने कोशिश की वो भी नाकाम रह गए। आखिरी बार साल 2001 में चीन ने स्पेन की एक टीम को इस पर चढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कैलाश जाने वाले सभी श्रद्धालु दूर से कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। हमारे देश के इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि कैलाश मानसरोवर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। इसलिए 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इस हिस्से को भारत की सीमा में नहीं लाया गया। असल में ये बात भी हमारे इतिहास की किताबों में लिखे गए ढेरों झूठों में से एक है। दरअसल कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति जनरल जोरावर सिंह ने इस पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा बनाया था। बंटवारे के समय भी तकनीकी रूप से यह जगह जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी। अंग्रेजों को इस इलाके में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने अपने नक्शे में इसे जगह नहीं दी थी। बंटवारे के बाद भी कैलाश को भारतीय सीमा में मिलाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि तब ये इलाका नो मैंस लैंड था। चीन भी यहाँ नहीं था, क्योंकि तब तिब्बत एक आज़ाद देश था। तिब्बत के शासकों को भी इस इलाके में कोई खास रुचि नहीं थी। कई लोग इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र के महत्व को सिरे से नकार दिया। जिस तरह से ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब और शारदा पीठ जैसे पवित्र स्थान जमीन पर बहुत पास होकर भी दूर कर दिए गए, उसी तरह कैलाश मानसरोवर भी हमसे दूर चला गया। जनरल जोरावर सिंह की समाधि कैलाश मानसरोवर के पास ही है। तिब्बत के लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। मान्यताओं के अनुसार कैलाश भगवान शिव का घर है, लेकिन सर्दियों में वो काशी आते हैं। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में भगवान शिव की शक्ति का अनुभव किया है, वो इस बात को भलीभांति समझ सकते हैं कि शिव को कोई गुलाम बना के नहीं रख सकता। शिव की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में और कैलाश उसका केंद्र मात्र है। लेकिन भारतीयों और शिव के बीच की दूरी भी शायद उनकी ही एक माया है, और जिस दिन भगवान शिव ने चाहा उस दिन धरती पर बनी भौगोलिक सीमाओं को टूटते समय नहीं लगेगा, और भगवान शिव तक उनके भक्तों का मार्ग वैसे ही सुलभ हो जाएगा जैसे पहले हुआ करता था। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत पर राज कर चुके मुगल शासक औरंगजेब ने चीन से छीना था कैलाश मानसरोवर? दोस्तों, औरंगजेब द्वारा कैलाश मानसरोवर को चीन के कब्जे से छुड़ाने को लेकर तमाम तरह के दावे होते रहे। 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर पर चढ़ाई कर इसे चीन से छीनकर अपने कब्जे में कर लिया था। इतिहासकारों ने इस मुद्दे पर काफी रिसर्च किए और कुछ थ्योरीज भी सामने आई। चीन से कब्जा छुड़ाने के दावों को झुटलाने वाली थ्योरी का मानना है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था, इसलिए हिंदुओं के किसी तीर्थ स्थल को चीन के कब्जे से छुड़ाना उसके लिए गैर जरूरी काम था। इसके अलावा कई और थ्योरीज में यह कहा गया कि कैलाश और मानसरोवर दोनों ही हिमालय के दूसरी तरफ मौजूद हैं, इसलिए मुगल सेना के लिए इस कठिन रास्ते को पार करना मुमकिन नहीं था। मुगल हिमालय की पहाड़ियों को अपनी सुरक्षा के लिए अहम मानते थे। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों को पार करना बेहद मुश्किल था, इसलिए भारत पर चीनी या मंगोलियाई सेनाओं ने तब कभी हमला नहीं किया। मुगलों का ध्यान शुरुआत से ही भारत की उपजाऊ जमीन और केंद्र में मौजूद खजाने पर था। इसके चलते मीलों तक खाली पड़े हिमालय के आसपास जाने का कोई भी फायदा नहीं था। चीन से कब्जा छुड़ाने के दावों को सच मानती कुछ थ्योरीज में कहा गया है कि भारत के ही एक राजा बाज बहादुर ने औरंगजेब की मदद से तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर पर चढ़ाई कर मानसरोवर झील को अपने कब्जे में ले लिया था। दरअसल औरंगजेब के दौर में तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत आता था, जिस पर चीन का कब्जा तब नहीं था। इसलिए यह कहना बेहद मुश्किल है कि औरंगजेब ने कभी भी चीन से मानसरोवर के लिए लड़ाई की होगी। पिछले साल 29-30 अगस्त की रात भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के साउथ में करीब 60-70 किलोमीटर तक का पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया था।
भारतीय सेना की इस कार्रवाई से भारत को चीन पर सामरिक बढ़त तो मिली गई, साथ ही पहली बार 62 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि भारत से कैलाश मानसरोवर झील जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। चुशुल सेक्टर के अंतर्गत आने वाले इस इलाके की गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनला दर्रा सभी कैलाश रेंज का हिस्सा है। 1962 के युद्ध से पहले यह पूरा इलाका भारत के कंट्रोल में था, लेकिन 62 की इंडो चाइना वॉर के दौरान रेजांगला और चुशुल की लड़ाई के बाद दोनों देशों की सेनाएं इसके पीछे चली गई थी और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे छोटा और आसान रास्ता लद्दाख से ही है। 62 की लड़ाई से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डैमचौक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। चुशुल से डैमचौक की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। उसके आगे डैमचौक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर। पैंगोंग त्सो के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी करीब 450 किलोमीटर तक ये कैलाश पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। लेकिन सन 62 के युद्ध के बाद से ही यह रूट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी चीनी सेना डैमचौक में घुसपैठ की कोशिश करती रही या फिर भारत द्वारा सड़क और दूसरे मूलभूत ढांचे बनाने का विरोध करती रही। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत की कार्रवाई से चीनी सेना में हड़कंप मच गया। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है, इसीलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोस्ट की चारों तरफ इकट्ठा होते रहे। चीनी सेना अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LAC से सटे मोल्डो स्पैंगुर गैप और रैकिन ग्रेजिंग लैंड पर अपना जमावड़ा करने लगी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी साफ कर दिया कि अगर चीनी सैनिकों ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने रेचिनला दर्रे के करीब अपनी पूरी एक टैंक ब्रिगेड तैनात कर दी है। साथ ही इन्फेंट्री सैनिक रॉकेट लॉन्चर और ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैनात कर दिया ताकि अगर चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसे पीछे खदेड़ दिया जाए। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन हर साल कुछ भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा देता है। ये यात्री 2 रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। पहला है सिक्किम के नाथुला दर्रे से और दूसरा है उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे से। डोकलाम के बाद चीन ने नाथुला पास का रास्ता बंद कर दिया। हालांकि इन दोनों ही रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पहुंचने में काफी लंबा वक्त लगता है। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपू लेक तक के लिए एक नई सड़क बनाई, जिससे कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का समय कम हो गया है। लिपू लेक तक सड़क बन जाने से चीन बौखला गया है। यही वजह है कि चीन पवित्र मानसरोवर झील के करीब एक नया मिसाइल बेस तैयार कर रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल बेस के करीब ही चीन ने कुछ नया कंस्ट्रक्शन भी किया है जो सैनिकों के बैरक हो सकते हैं। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। कैलाश पर्वत के करीब पवित्र मानसरोवर झील हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। यह झील तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन नेपाल सीमा के बेहद करीब है। यह झील उस ट्राई जंक्शन के विवादित इलाके लिपू लेक और काला पानी के बेहद करीब है। यह वही लिपू लेक दर्रा और काला पानी इलाका है जिसको लेकर हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर इसे अपना बता दिया था। हालांकि इलाका सदियों से भारत के हिस्से में और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अधिकार क्षेत्र में माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार ने चीन की शह पर इस इलाके को अपने नए नक्शे में शामिल किया। आगे विवाद कहां तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज और चीन के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि युवा जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।